जय हिंद। वैसे तो मैं मोदी के इस्लामिक एजेंडे को बेनकाब करने वाला था, जिससे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर करूँगा। अब जो 2021 का बंगाल है, क्या यही 1990 का कश्मीर था? क्योंकि हालात एक जैसे हैं। जो राजनीतिक निष्क्रियता है जो आज है, वही उस समय भी थी। उसको लेकर कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया जाता है। मेरा काम कांग्रेस को डिफेंड करना नहीं है, लेकिन इस मामले में डिफेंड करूँगा, क्योंकि वो जनता दल की सरकार थी जिसके हेड थे बीपी सिंह। उस सरकार को समर्थन कौन दे कर रहा था? भारतीय जनता पार्टी। उसी सरकार में SC/ST एक्ट भी आए थे। आज यूपी में पंचायत चुनाव देख लिया आपने, क्या इनका असर हो रहा है? इससे पहले भी 3 चुनाव हार चुके हैं। ये जो मोदी की नीति है, इससे किसको भुगतना पड़ रहा है? बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, उनके नेताओं को। क्योंकि गांधी की भी यही नीति थी। गांधी खुद जिंदा रह गया, राष्ट्रपिता बन गया, और जितने क्रांतिकारी थे सबको मरवा दिया। आप एक ह्यूमन बीइंग हैं, तो आप SC/ST एक्ट को समर्थन नहीं कर सकते। मैटर नहीं करता आप किस कास्ट के हैं, क्योंकि ये जो एक्ट है ये पूरी तरह से वसूली एक्ट बन चुका है। ये लोग हिंदुत्व एकता की बात करते हैं। इन्होंने किसके दबाव में ये एक्ट बदला था? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया था कि पहले मामले की जांच होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्राइम की जांच होनी चाहिए। इन्होंने पलट दिया किसके दबाव में? भीम आर्मी के दबाव में। उस भीम आर्मी का कार्यकर्ता चुनाव जीतता है, तो देखिए क्या हुआ। वहाँ एक पुराने भगवान का मंदिर था, जहाँ से भगवान की मूर्ति हटाकर अंबेडकर जी की मूर्ति लगा दी गई। अंबेडकर जी एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे। मैं ऐसा नहीं कि पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए बोल रहा हूँ। उस समय मौजूदा जितने भी राजनेता थे, उसमें सबसे ज़बरदस्त जो विजन था वो भीमराव अम्बेडकर का था। ये आप माने ना माने, आपको कई असहमति हो सकती है, जनरेशन गैप भी हो सकता है। 2 दिसंबर 1989 मुफ्ती मोहम्मद शहीद इस देश का गृह मंत्री बना। कुछ दिन बाद उसकी लड़की लापता हो गई, जो अक्सर वहाँ की राजनीति में होता है। कोई जो मुख्यमंत्री हो या बड़े ओहदे पे होता है, उसका कोई ना कोई रिश्तेदार अगवा हो जाता है। जब आतंकी को छोड़ा जाता है, वो खुद ब खुद वापिस आ जाता है। कौन ले गया, कहाँ से गई, कहाँ से आई, किसी को नहीं पता। गुलाम नबी आज़ाद, वही आज़ाद जिसके लिए नरेंद्र मोदी बाल्टी भर भर के रो रहे थे। अगर उस समय उनके आंसुओं का संरक्षण हुआ होता, तो आज जो महाराष्ट्र में सूखे की समस्या है हमेशा के लिए खत्म हो गई होती। खैर, ये अलग बात है। नरेंद्र मोदी के जो आंसू हैं देशद्रोहियों के लिए आते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। कश्मीर की बात है, तो कश्मीर से मस्जिदों से तकरीरें हुई कि हिंदू अपनी जान की हिफाजत चाहते हो तो अपनी औरतों को छोड़ जाओ, जिसके बारे में हमेशा यति नरसिम्हानंद जी कहते हैं कि इनका निशाना केवल आपकी औरतें हैं। वहाँ क्या हुआ था? हिंदुओं को मारकर पकाकर खा गए थे। यति नरसिम्हानंद जी को एक मामला बताया गया था। जब ये गए वहाँ, तो ऐसे ऐसे सैकड़ों मामले थे जहाँ वो पकाकर खा गए थे। बंगाल की भी कमोबेश वही हालात है। वहाँ का हिंदू पलायन कर रहा है। कश्मीर जैसे हालात नहीं बन पाए हैं, क्योंकि कश्मीर में कम संख्या में था, एक बार में डिपोर्ट हो गया या तो मार दिया गया। लेकिन बंगाल में जो हो रहा है, कुछ सालों में ऐसा हो जाएगा। लेकिन हालात वैसे ही हैं। इतना दबाव डाला गया, इतने ट्रेंड हुए, इतनी खिलाफत की गई, तब JP नड्डा वहाँ पहुँचे हैं। JP नड्डा उन कार्यकर्ताओं के घर जा रहे हैं जहाँ लोग मारे गए हैं, और ये लोकतंत्र और संविधान की दुहाई दे रहे हैं कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। पागल कुत्ते से बात नहीं की जा सकती। खैर, मेरा किसी को कुत्ता बोलने का कोई इरादा नहीं है। सबको पता है कि ममता बनर्जी का विश्वास लोकतंत्र में बिल्कुल भी नहीं है। फिर उसको कंट्रोल करने का जिम्मा किसका था? कम से कम शपथ ग्रहण भी टलवा दिया होता तो ये हालात नहीं बनते। उसके बाद भी अंधभक्त आते हैं कि बीजेपी का अल्टरनेट कौन है। वो बीजेपी सोचे ना कि उसका अल्टरनेट कौन होगा। जिससे तुम्हारी शादी हुई होती है, उससे लगता है कि नहीं अब नहीं चल सकता, तो उस समय तो नहीं सोचते हो कि अगली बार किससे शादी होगी, उसको ज़रूर तलाक दे दोगे। ऊपर से कहते हैं कि हिंदू एकता छिन्न हो रही है। क्या हिंदुओं की हत्याएं और बलात्कारों पर चुप रहना हिंदू एकता बनाए रखना है? तो हमें ऐसी एकता नहीं बनानी है। और जो लोग आज ऐसी बातें बोल रहे हैं,
क्या तुम्हारी बहन का बलात्कार होगा तब ऐसे ही बात बोलोगे जो बंगाल में हो रहा है? पार्टी भक्ति पीवी नरसिंह राव ने कहा था कि राजनीति वेश्या से भी गिरा हुआ काम है, और इन राजनेताओं को इन लोगों ने ऐसा बना रखा है जैसे ये लोग हमारे शंकराचार्य हों। भारतीय जनता पार्टी रहेगी जाएगी, ये उसकी सिरदर्दी है। वो आपके ऊपर क्यों नहीं डिपेंडेंट होती है? क्यों जिनकी 2% वोट है उनके सामने झुक जाती है? क्यों शाहीन बाग के सामने झुक जाते हैं? वो लोग इन्हें वोट नहीं करते। आप वोट करते हैं फिर भी डरते हैं। यही डर उनकी ताकत है कि ये लोग जाएंगे कहाँ। यही इन लोगों ने 6 सालों में किया है कि हिंदुओं के दिल में इतना डर पैदा कर दो कि कोई हमारे अलावा कहीं सोचे ना। क्या पूर्ववर्ती सरकारों में आप जजिया देते थे? जो इस तरह की बातें आप करते हैं, कब आप समझेंगे? अमित शाह के बारे में अक्सर होती है कि शाह का डंडा चलेगा। किसान आंदोलन में क्या हुआ? शाहीन बाग में क्या किया? केरल हिंसा में क्या किया? ये हाईली ओवररेटेड गृह मंत्री है और इनकी सरकार पूरी तरह से पीआर से चल रही है। आप इनके ऊपर सवाल खड़े करेंगे, आपको देशद्रोही घोषित कर देंगे, किसी का एजेंट बता देंगे। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि भारत में 150 करोड़ लोग रहते हैं। सबका काम एजेंटी और दलाली से नहीं चलता, अलग अलग प्रोफेशन भी है। इतने कुकर्मों के बाद भी अगर तुम्हें समझ नहीं आता तो तुम कुछ मत सोचो, अपने आप को हिंदू बोलना पहले बंद करो और गोल टोपी का जुगाड़ करो। गोल टोपी पहना करो, यही तुम्हारे मुकद्दर में लिखा हुआ है।